आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर तो थम चुका है, लेकिन मुआवजे पर सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि सरकार मुआवजा कब देगी। पार्टी का यह भी आरोप है कि बीते सालों में जो आपदाएं आई उनका मुआवजा अब तक पीड़ितों को नहीं मिला। आपदा के वक्त सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। उधर कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी का दावा यह कि सरकार ने पहले भी मुआवजा दिया, इस बार भी दिया जाएगा। उधर मुआवजे पर सियासत के बीच सीएम फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वादा भी कर रहे हैं कि नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा जरूर मिलेगा। भारी बारिश के कारण शांत मैं जानता हूं कि खेतों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। आप चिंता मत करना, पूरा सर्वे करवाऊंगा, राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। इस संकट के पार निकाल के आप सबको मैं ले जाऊंगा, इसलिए मामा आया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बादलों के अटैक पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक सिर्फ बौछारें गिरेंगी, तेज या भारी बारिश की आशंका नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 अगस्त से नया सिस्टम बनेगा और 5 दिन तक फिर से प्रदेश तरबतर होगा। उधर बारिश का दौर भले ही थम गया है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत शिविरों में मौजूद लोगों की जरूरी सुविधाएं देने के लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। विदिशा में बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए सीएम बोट से पहुंचे। इससे पहले सीएम ने हवाई सर्वे भी किया। बाढ़ प्रभावित जनता को सीएम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। सीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नुकसान का सर्वे किया जाएगा और प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा। बेतवा सहायक नदियों ने कई गांव को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से ही एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आपदा में सियासी अवसर तलाश रही है। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर सर्वे और मुआवजे में देर क्यों किया जा रहा है। सरकार की तरफ से मुआवजे के वादों को कांग्रेस न सिर्फ जुमलेबाजी बता रही है, बल्कि ये भी आरोप लगा रही है कि पिछले सालों की आपदाओं का मुआवजा सरकार ने अब तक नहीं दिया है। कब दिया जाएगा? सर्वेक्षण ही शुरू नहीं हुआ। सर्वेक्षण शुरू हो और मुआवजा लोगों को दिया जाए। जिन लोगों के पिछले साल चंबल क्षेत्र में बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, उनको अभी तक जो है मुआवजे नहीं मिले हैं। उनको अभी तक जो है मकान को बनाने के लिए जो पैसे की बात हुई थी, उसका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये जुमलेबाजी की घोषणाएं और वास्तविकताओं में अंतर है। आज प्रदेश में जो है प्रदेश व्यापी नुकसान हुआ है, जान माल की नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है। सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को तत्काल जो है इसकी सर्वे करवा कर मुआवजा बांटना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि हकीकत ये है कि पिछली आपदाओं में भी सबसे ज्यादा मुआवजा और मदद मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिया जा रहा है और नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में यदि कहीं क्षतिपूर्ति या मुआवजे का विषय था तो उसको भाजपा की सरकार ने पूर्ण किया। कल और परसों की जो आपदा है वो मध्य प्रदेश की अब तक की विभीषण और भीषण आपदा है। इस आपदा में मुख्यमंत्री जो सरकार और संगठन की पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, उनकी संपत्ति को कम से कम क्षति हो, और साथ साथ जो हमारे जो पशु और मवेशी उनकी जान की सुरक्षा की जाए। और इसके बाद भी यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित होती है तो मध्य प्रदेश की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इसका समुचित मूल्यांकन कराएगी और जो अधिकतम क्षतिपूर्ति या मुआवजा संभव है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। हालांकि सियासत के लिए अभी ठीक वक्त नहीं, क्योंकि बाढ़ के मझधार से सूबा निकला नहीं है। अभी तो सिर्फ बादलों ने अंगड़ाई ली है, असली लड़ाई बाकी है।
बाढ़ के हालात खत्म होने के बाद पेयजल और बिजली की सप्लाई ठीक करना, सड़कों की मरम्मत और सबसे अहम बड़े पैमाने पर साफ सफाई की चुनौती, क्योंकि आमतौर पर बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जाहिर है बात सिर्फ मुआवजे तक सीमित नहीं, बल्कि इस आपदा ने सरकार के सामने चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप चिंता मत करना, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप लगातार घूम रहा हूँ, पानी में भी जा रहा हूँ। रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला। बड़ी तादाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर जमकर बवाल भी देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़े और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या धरने पर बैठे। धरने के बाद तेजस्वी सूर्या ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। बुधवार को तय कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने बेरोजगारी के खिलाफ हुंकार भरी। बड़ी संख्या में पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतर गए। हर ओर नारेबाजी और भागदौड़ नजर आने लगी। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी भी पूरी नजर आई। जगह जगह बैरिकेडिंग और सीएम हाउस के रास्ते में टीन की चादर से बनी दीवार खड़ी कर दी गई थी। लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के इस बड़े आंदोलन में जान डालने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और युवा मोर्चा के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या भी रायपुर में पहले से मौजूद थे। बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि आंदोलन अभूतपूर्व होगा और इस आंदोलन में कुछ ऐसा ही नजर भी आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा प्रदर्शन आज भूपेश बघेल जी के भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा की ओर से हो रहा है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। सीएम हाउस कूच करने से पहले मंच पर बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा भी लगा। नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की भरसक कोशिश की। इस दौरान विरोध में काले बलून भी उड़ाए गए। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की स्थिति बन गई। उधर बीजेपी के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का दावा कि रमन सरकार में 22% बेरोजगार थे और अब 0.6% बेरोजगार हैं। कांग्रेस आंकड़ों के दम पर बीजेपी के आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश में लगी रही। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम 0.6% बेरोजगारी है। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। बीजेपी के आंदोलन से साफ है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ना चाहती। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीते 3.5 साल में बीजेपी ने इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को 1 महीने के भीतर बदल देना और उसके ठीक बाद राजधानी में हल्ला बोल, ये साफ संकेत है कि बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मैदानी लड़ाई आक्रामकता से लड़ने के लिए तैयार है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी का यह आंदोलन शक्ति प्रदर्शन भी है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जमीन पर बीजेपी को कमजोर समझना कांग्रेस की भूल है। अवधेश मिश्रा और देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना फोकस अब सोशल मीडिया पर बढ़ा दिया है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया सेल को मजबूत बनाने के लिए नए नए नियम कायदे लेकर आई है। अब पार्टी के सोशल मीडिया सेल में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव भी हैं और पॉपुलर भी हैं। उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। देखिए, आज के जमाने में चुनाव सिर्फ जमीनी प्रचार से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सोशल मीडिया भी इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हाल के दिनों में सभी दलों का सोशल मीडिया पर फोकस काफी बढ़ा है। बीजेपी तो पहले से ही इस क्षेत्र की माहिर मानी जाती है, लेकिन अब कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए जोरदार कैंपेन पर फोकस बढ़ा चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसके लिए एक अलग इंटरनल पॉलिसी भी लेकर आई है। पार्टी की इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया सेल में सिर्फ उनको अहम जिम्मेदारी मिलेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। मसलन उनका व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, फेसबुक पर कम से कम 4000 फ्रेंड और ट्विटर पर कम से कम 200 फॉलोअर्स होना जरूरी होगा। पार्टी में जो लोग इस नई पॉलिसी पर खरे उतरेंगे उन्हें सोशल मीडिया सेल में बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। 20-22% लोग ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। आज 95% जो है मोबाइल ओनर्स सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। तो किसी पार्टी को संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात उन तक पहुंचाना है तो सोशल मीडिया पर सक्रिय होना पड़ेगा। और इसी दृष्टिकोण को लेके जो हमारा सोशल मीडिया की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें ये नॉर्म्स का निर्धारण किया गया है, उसमें मानक तैयार किए गए हैं कि जो काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको न्यूनतम जो है उनके इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने में ग्रुप्स उनके पास होने चाहिए, इन ग्रुप्स में उनकी कम्युनिकेशन रेगुलर होनी चाहिए और कम से कम जो है वो 1 घंटा 2 घंटा जो है सोशल मीडिया पर समय अपना दें। उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी 200 प्लस सीटों की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस ट्विटर पर 200 फॉलोअर्स की तलाश में जुटी है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता का अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि हम 200 सीटों पर जीतेंगे, 200 प्लस का हमारा टारगेट है, और कांग्रेस कह रही कि 200 लोग ट्विटर पर। एक्चुअल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में यही अंतर है, और कांग्रेस जो वर्चुअल यानी आभासी दुनिया है वास्तविकता से दूर है। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल को बीजेपी के मुकाबले कमजोर आंका जाता है, क्योंकि बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कैंपेन में खूब इसका इस्तेमाल करती है। आज के जमाने में हर हाथ में फोन और इंटरनेट है। ऐसे में सोशल मीडिया का प्रचार सबसे बड़ा साधन बन चुका है। लिहाजा 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया सेल को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, भोपाल। आय से 650% ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे जबलपुर के ARTO संतोष पाल को संभागीय उप परिवहन आयुक्त के दफ्तर में अटैच भर किया गया है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति मानी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों संतोष पॉल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जिस अफसर पर करीब 300 करोड़ की काली कमाई का आरोप है उसे सस्पेंड तक नहीं किया गया, जबकि EOW के छापे के बाद हकीकत भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर संतोष पॉल को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। जाहिर है सबके जहन में यह सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि संतोष पॉल पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की जा रही। आखिर संतोष पॉल के सिर पर किसका हाथ है? पॉल के सिर पर किसका हाथ? संतोष पॉल पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति, ना सस्पेंशन ना बड़ा एक्शन। तगड़ा है पॉल का कनेक्शन, करप्शन का पुराना रिकॉर्ड, फिर भी चहेते अफसर। आज तक क्यों नहीं हुआ संतोष पॉल पर बड़ा एक्शन? आय से अधिक संपत्ति के मालिक जबलपुर के ARTO पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। ARTO संतोष पॉल को हटाकर उन्हें संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में तैनात कर दिया गया। उनकी जगह अब नरसिंहपुर RTO को मिला जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार। लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि न सस्पेंशन न कोई बड़ा एक्शन, सिर्फ ARTO की कुर्सी वापस ली गई।
और कहीं और अटैच कर दिया गया। ये हाल तब है जब ईओडब्ल्यू की रेड में संतोष पॉल के पास करीब 300 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हो चुका है। संतोष पॉल को नेताओं और परिवहन विभाग का चहेता माना जाता है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संतोष पॉल को कौन बचा रहा है। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा की पीएसी कमेटी में ले जा रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आखिर इतने भ्रष्ट अफसर को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। जिस आरटीओ के यहाँ थिएटर है, स्विमिंग पूल है और जिसकी आय जितनी तनख्वाह नहीं मिली है उससे कई गुना उसके मकान और आलीशान बिल्डिंगें हैं, समझ में आता है। जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है तो किस पे होगी भाई? इसको तो अभी तक सस्पेंड करके टर्मिनेट करना था और कानूनी कार्रवाई होना थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको संभागीय कारण में अटैच कर दिया है। ये इस मामले को आज हमारी बैठक में जो सीनियर ऑफिसर्स आएंगे उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे इस बात पे कि ये सब कुछ सामने आने के बाद एक जांच एजेंसी ने सब चीज़ें ओपन कर दी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और इस पर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कोई किसी से उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती। वैसे ही आरटीओ और यातायात विभाग बदनाम है और जब कोई चीज़ पकड़ में आई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। उसे अपने पद से हटा दिया गया है। विभागीय जांच भी उसके ऊपर दर्ज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। 1 लाख रुपए सैलरी वाले किसी शख्स के लिए ऐसी लग्जरी सपना है, लेकिन जबलपुर के एआरटीओ संतोष पॉल ने इसे हकीकत बना दिया है। ये घर ही नहीं, एआरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ कि किसी के भी होश उड़ जाए। जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पॉल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिले। एक नजर एआरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह बाट 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दीका खेड़ा 1.4 एकड़, लग्जरी कार का जखीरा। एआरटीओ संतोष पॉल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा समय से पदस्थ हैं। इस दौरान इनके खिलाफ कई शिकायतें आई, लेकिन एआरटीओ को हटाया नहीं जा सका। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल इसके ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ कार्यालय में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पॉल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस परमिट सहित वीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। एआरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल यह है कि पोल खुलने से के डर से तो कहीं संतोष पॉल को हाथ नहीं लगाया जा रहा।
देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। आज इंदौर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया विजयवर्गीय की मुलाकात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश के फुहारों के बीच राजनीतिक गलियारों में जमकर हलचल देखी जा रही है। 22 अगस्त को बीजेपी के दो दिग्गजों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच इंदौर में मुलाकात हुई, जिससे प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वहीं इंदौर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा से जब इस मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए परस्पर मुलाकातों का दौर नेताओं में जारी रहता है। लेकिन दोनों की मुलाकात से किसी भी तरह की नई राजनीतिक परिस्थितियां बनने की बात से नरोत्तम मिश्रा ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सामान्य मुलाकात हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे, कैलाश विजयवर्गीय जी से मुलाकात करी थी। किस तरीके से देखते हैं, राजनीति एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में कुछ अलग से एक राजनीति शुरू हुई है, आप क्या कहें? दोनों बड़े नेता हैं हमारे, माननीय विजयवर्गीय जी भी, माननीय सिंधिया जी भी, तो परस्पर मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, सभी परिवार की तरह चलते हैं। वहीं इन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। वहीं गांधी परिवार की विदेश यात्रा पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मूल रूप से विदेश की ही हैं। अपनी पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले, 3 साल में नहीं बना पाए। हमारी तरफ देखते हैं, इसलिए रोज कभी आनंद शर्मा चले जाते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद हो जाते हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चलाए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए तो ज्यादा फायदा रहेगा। गांधी परिवार हिंदुस्तान से बाहर गया है, क्या किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी पूरे परिवार के साथ विदेश के बाहर की है, वो तो जा सकती है। दरअसल 22 अगस्त को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बात हुई। सिंधिया काफी देर तक विजयवर्गीय के घर रुके थे, जिसके बाद दोनों की मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। 93 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता को रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21-22 का शैक्षणिक सत्र, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने यह एक्शन लिया है। हाईकोर्ट दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है और हाईकोर्ट के आदेश के चलते यह एक्शन लिया गया है, क्योंकि नियम विरुद्ध कॉलेज संचालन किया जा रहा था और इसी के चलते यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, 93 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ यह एक्शन हुआ है और 2021-22 को लेकर इसकी शैक्षणिक सत्र की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, सख्त मूड में नजर आया था इस पूरे मामले को लेकर। हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार को सस्पेंड तक करने की हाईकोर्ट की तरफ से कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया जाए। इसके बाद अब एमपी नर्सेस एसोसिएशन जो है उसने यह एक्शन लिया है। एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने यह एक्शन लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के चलते यह एक्शन लिया गया है। नियम विरुद्ध कॉलेज संचालन करने पर यह कार्रवाई हुई है। भोपाल से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता 93 नर्सिंग कॉलेजों की रद्द कर दी गई है। और खबर बिहार से, जहां पर गोपालगंज में महावीरी झंडा मेले में जमकर फूहड़ डांस देखा गया, जो वायरल भी हो रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वीडियो में बार बालाएं जो है फूहड़ गानों पर डांस करती हुई नजर आ रही है। धार्मिक कार्यक्रम में एक ऐसा आयोजन। इधर कानपुर में जन्माष्टमी के दौरान आयोजकों ने जमकर अश्लीलता परोसी और पुलिस
तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रही। धार्मिक आयोजन के नाम पर आस्था की आड़ में भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी गानों पर लड़कियों ने डांस किया। और चलिए अब खबर एक ऐसे लग्जरी जहाज की दिखाते हैं जो कि समंदर में समा गया। दरअसल एक लग्जरी जहाज की डूबने की खबर आई जो इटली के कैटानजारो के तट से 15 किलोमीटर दूर डूब गया, लेकिन इस दौरान सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स जो हैं इनका रेस्क्यू कर लिया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।